हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनोज आपका अपने चैनल इंडियन रेलवे विद कोरी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से यूपीएस और एनपीएस से जुड़ी हुई एक विस्तृत जानकारी दूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूपीएस का चयन करने के लिए जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर है। 1 अप्रैल 2025 से लेकर 30 सितंबर के बीच आप यूपीएस का चयन कर सकते हैं। लेकिन इन सभी के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आती है तो वो यह है कि क्या हमें यूपीएस का चयन करना या एनपीएस का चयन करना चाहिए, जिस पर मैं विस्तृत वीडियो बना के लाया हूं। किसी भी पेंशन योजना का चयन करने से पहले आपको उन दोनों के बारे में विस्तृत से जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आइए देखते हैं दोनों पेंशन योजनाओं के बीच में क्या क्या अंतर है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूपीएस और एनपीएस के पहले जो पेंशन योजना थी उसे ओपीएस के नाम से जाना जाता था, अर्थात कि ओल्ड पेंशन स्कीम। 2004 के पहले जो भी कर्मचारी थे उन सभी कर्मचारियों को ओपीएस के तहत पेंशन दी जाती थी। ओपीएस में क्या होता था कि जो सरकार के द्वारा फंड एकत्रित किया जाता था उस फंड के लिए पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन सरकार के द्वारा होता था। इसमें कर्मचारी के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया जाता था, जबकि एनपीएस और यूपीएस में कर्मचारियों के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है। तो जान लेते हैं एनपीएस अर्थात कि न्यू पेंशन स्कीम या फिर नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि 2004 से 1 अप्रैल 2025 तक लगाई गई। इस बीच में जो भी सरकारी कर्मचारी थे उन सभी सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के तहत रखा जाता था। अब 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस का भी ऑप्शन दे दिया गया है, तो कर्मचारी जो है वो यूपीएस और एनपीएस दोनों में से किसी का भी चयन कर सकते हैं। अगर वो यूपीएस में जाना चाहते हैं तो यूपीएस में जाकर उसमें अपने पेंशन के लिए फंड को एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन यूपीएस के चयन के लिए उन्हें 30 सितंबर 2025 के पहले ही अप्लाई करना होगा। उसके बाद यूपीएस का चयन वह नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, जिस कारण से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। हालांकि मैंने पहले भी यूपीएस और एनपीएस से संबंधित वीडियो बना के रखा है, चूँकि अब 30 सितंबर 2025 में इसे लागू कर दिया जाएगा, इस कारण से मुझे यह वीडियो तुरंत प्रभाव से बनाना पड़ रहा है। आइए अब देखते हैं एनपीएस और यूपीएस में अंतर क्या क्या है। सभी पॉइंट्स को हम देखते हैं और समझते हैं, उसके बाद ही पेंशन का चयन करेंगे। नंबर 1, लाभार्थी। यूपीएस के लिए जो लाभार्थी हैं वो केवल और केवल कौन है, तो वो केवल और केवल सरकारी कर्मचारी हैं। जबकि यदि बात की जाए एनपीएस की, तो एनपीएस में सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी तथा आम नागरिक सभी के सभी इसके लाभार्थी हो सकते थे। अर्थात कोई भी कर्मचारी अपने कॉर्पस में फंड को एकत्रित करके अपने पेंशन की व्यवस्था कर सकता था। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आते हैं पॉइंट नंबर 2 में, योगदान। यूपीएस के लिए सरकारी कर्मचारी का योगदान कितना होगा, तो 10% होगा, और सरकार का योगदान कितना होगा, तो 18.5% होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं एनपीएस की, तो उसमें कर्मचारियों का योगदान 10% होगा और सरकार का अगर योगदान देखा जाए तो वह 14% होगा। तो इससे आपको यह पता चलता है कि जो सरकार के द्वारा एनपीएस में फंड एकत्रित किया जाता है तो वो टोटल फंड 24% का एकत्रित किया जाता है, जबकि एक सरकारी कर्मचारी के पेंशन के लिए यूपीएस में जो फंड एकत्रित किया जाता है तो टोटल 28.5% एकत्रित किया जाता है, अर्थात कि 4.5% एक्स्ट्रा एनपीएस से किया जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में, पेंशन। यूपीएस के लिए जो पेंशन होगी वो किसी भी सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय जो अंतिम उसके 12 मंथ होंगे, उस 12 मंथ का एवरेज का 50% उसको पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा। लेकिन यह कब प्रदान किया जाएगा, जबकि आपने कम से कम 25 वर्ष की सेवा सरकार को प्रदान की हो। अगर आप यह कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको 50% पेंशन के रूप में प्रदान नहीं किया जाएगा। वहीं अगर बात करें एनपीएस में, तो एनपीएस में ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, उसमें कुछ भी ऐसा नियम नहीं है कि आपको कितनी पेंशन प्रदान की जाएगी और कितनी नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो 60% अमाउंट होता है आपको तुरंत ही विड्रॉ करके आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है, लेकिन जो बचा हुआ 40% होता है उस 40% का पेंशन बनाया जाता है और वो आपकी उम्र को देख कर बनाया जाता है कि आप उस धनराशि का प्रयोग कितने वर्षों तक पेंशन के रूप में कर सकते हैं। क्योंकि जो एनपीएस है वह शेयर मार्केट के ऊपर निर्भर है, इस कारण से जो भी सरकारी कर्मचारी एनपीएस का चयन करते हैं तो वो यह नहीं कह सकते कि उनको पेंशन के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की जाएगी। यह निर्भर करता है कि उस समय जब भी आपका रिटायरमेंट हो रहा है तो उस समय शेयर मार्केट की स्थिति क्या है। मार्केट की स्थिति के अनुसार ही आपको पेंशन कम या ज़्यादा मिल सकती है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 में, सेवानिवृत्ति लाभ। अर्थात रिटायरमेंट के समय आपको जो लाभ प्रदान होगा वो कितना होगा और क्या क्या आपको प्रदान किया जाएगा।
मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यूपीएस में जो धनराशि आपको दी जाती है रिटायरमेंट के समय, तो एक फॉर्मूले के तहत दी जाती है। उस फॉर्मूले के तहत आपको जितना आपका फंड या फिर आपका जो कॉर्पस में फंड एकत्रित हुआ है, उस फंड का आपको 5 से 10% ही प्रदान किया जाता है। बाकी जो बचा हुआ फंड होता है वह आपको पेंशन के रूप में प्रदान किया जाता है जब तक कि आप जीवित रहते हैं। लेकिन एनपीएस में क्या होता है, एनपीएस में जब भी आप रिटायरमेंट होते हैं तो रिटायरमेंट के समय आपको 60% राशि एक मुश्त के रूप में, अर्थात कि एक ही बार में आपको 60% राशि दे दी जाएगी, लेकिन जो बचा हुआ 40% होगा वह आपको पेंशन के रूप में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके प्रदान किया जाएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 संबंधित है आपके महंगाई भत्ते से, अर्थात कि डियरेंस अलाउंस से। जब भी आपको पेंशन प्रदान की जाएगी तो क्या आपको उसमें महंगाई भत्ते को एडजस्ट किया जाएगा? तो हाँ, अगर आप यूपीएस का चयन करते हैं तो उसमें आपका डियरेंस अलाउंस को जोड़ा जाएगा, लेकिन अगर आप एनपीएस का चयन करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा, उसमें इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 में, न्यूनतम पेंशन। साथियों, आपको पता होगा कि एनपीएस में, जो कि 2004 से अभी 2025 तक लागू थी, एनपीएस में किसी भी प्रकार से कोई भी न्यूनतम पेंशन नहीं थी। अर्थात कि जो भी सरकारी कर्मचारी थे उनकी जो पेंशन थी, कभी 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 ऐसे करके उनकी न्यूनतम पेंशन बन रही थी, जिस कारण से सरकारी कर्मचारी के अंदर एक ऐसा अभाव उत्पन्न हुआ कि सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी उनके लिए किसी भी प्रकार से पेंशन का निर्धारण नहीं किया गया, जबकि ओपीएस में कभी भी कर्मचारी को इतनी कम पेंशन प्रदान नहीं की जाती थी। इसी कारण से कर्मचारियों के द्वारा जो आंदोलन किया गया, उस आंदोलन के कारण सरकार के द्वारा यूपीएस का ऑप्शन लाया गया। यूपीएस में क्या किया गया है कि यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन का निर्धारण कर दिया गया है। किसी भी सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन प्रदान किए ही जाएंगे। कब किए जाएंगे? अगर उसने सरकार को कम से कम 10 वर्ष के रूप में सेवा प्रदान की हो, या फिर उसने 10 वर्ष तक सरकारी कर्मचारी के रूप में सेवा प्रदान की हो, तो उसको न्यूनतम 10,000 की पेंशन दी जाएगी, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई भी नियम नहीं था। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 में। पॉइंट नंबर 7 कहता है रिस्क। जब भी हम पेंशन का चयन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम गलत ऑप्शन का चयन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएस और एनपीएस में जब तक हमें पूरी तरीके से समझ में ना आ जाए कि यूपीएस सही है हमारे लिए या एनपीएस सही है, तब तक हमें दोनों में रिस्क लगता है। रिस्क एनपीएस में इसलिए भी ज़्यादा लगता है, कई सारे लोगों से हमको सुनने को मिलता है कि एनपीएस जो है शेयर मार्केट के ऊपर आधारित है, तो हमारे माइंड में ऐसी थिंकिंग, भावना उत्पन्न हो जाती है कि शेयर मार्केट अगर गिरेगा उस समय तो हमारा जो पेंशन है और हमारी जो धनराशि है वो धनराशि डूब जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। एनपीएस में सरकार के द्वारा जो 33% फंड होता है, उस 33% फंड को इक्विटी में तथा अगले 33% फंड को गवर्नमेंट बॉन्ड के तहत उसे सिक्योर किया जाता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं पूरा का पूरा आपका पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाया जा रहा, उसको थोड़ी थोड़ी करके इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिस कारण से कहीं ना कहीं आपको इसका लाभ जरूर होगा। इस कारण से हमें किसी भी प्रकार से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यूपीएस का चयन करते हैं तब तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी रिस्क लेने की आवश्यकता ही नहीं है, उसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो फंड एकत्रित किया जाता है उसे किसी भी प्रकार से इक्विटी या फिर बॉन्ड्स के तहत नहीं रखा जाएगा, उसे सिक्योर करके कर्मचारियों को पेंशन के रूप में प्रदान किया जाएगा जब वो रिटायरमेंट होंगे तब। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 में, रिटर्न। आपके मन में हमेशा ही ये सवाल आता होगा कि क्या हम अगर यूपीएस का चयन कर लेते हैं तो पुनः एनपीएस में आ सकते हैं, और अगर हम एनपीएस का चयन करे ही रहते हैं, यूपीएस में नहीं जाते हैं, तो क्या हम कभी भी यूपीएस में जा सकते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 के बीच में कभी भी यूपीएस का चयन करते हैं, तो फ्यूचर में जब भी आपको ऐसा लगता है कि यूपीएस सिक्योर नहीं है या फिर एनपीएस में आपको यूपीएस से ज़्यादा प्रॉफिट है, तो आप स्विच करके पुनः एनपीएस में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप एनपीएस में ही रहते हैं, आपने यूपीएस का चयन नहीं किया है, तो आप कभी भी फ्यूचर में यूपीएस में नहीं जा सकते हैं, इसे फिक्स कर दिया गया है। अब आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 9 में, वीआरएस। वीआरएस क्या होता है साथियों? वीआरएस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी सरकारी कर्मचारी जो होता है वो 60 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट होता है, लेकिन कभी कभी कर्मचारी की उम्र काम करने की नहीं रहती है, अर्थात वो अगर कर्मचारी फिजिकली या मेडिकली फिट नहीं है तो वह अपने रिटायरमेंट के पहले ही रिटायर हो जाता है, जिस कारण से
एनपीएस में उसे उसी समय से पेंशन मिलना शुरू हो जाती है जब वह वीआरएस ले लेता है। लेकिन यूपीएस में ऐसा किया गया है कि यूपीएस में जब तक कि आपकी उम्र 60 वर्ष की नहीं हो जाती है तब तक आपको पेंशन नहीं मिलेगी। यह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम वीआरएस ले लेंगे और पेंशन मिलना हमें शुरू हो जाएगी, तो यह आपके अंदर जो गलतफहमी है इसे दूर कर लीजिएगा। वीआरएस के बाद आपको बिना किसी पेंशन के और बिना किसी पेमेंट के ही अपना गुजारा करना होगा, अगर आप यूपीएस में वीआरएस का चयन करते हैं तब। अब आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 10 में, जो कि है स्पाउस। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह बिंदु पता नहीं होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएस का चयन करते हैं तो यूपीएस में क्या होगा। मान लीजिए अगर कोई भी कर्मचारी यूपीएस का चयन करता है और यूपीएस का चयन करने के बाद 60 साल तक वह सरकार को सेवा प्रदान करता है और 60 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा, जो उसका स्पाउस होगा, हस्बैंड या फिर वाइफ, उसे क्या होगा, उसे पेंशन के रूप में जो 40% अमाउंट है वह प्रदान किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी भी प्रकार से उसके स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो जो पेंशन है वो पेंशन सरकार के खाते में चला जाएगा। उसके किसी भी परिवार के बच्चे या फिर अन्य बुजुर्ग व्यक्ति को वो पेंशन के रूप में नहीं प्रदान किया जाएगा। यह सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यूपीएस का। लेकिन एनपीएस में क्या है, एनपीएस में अगर किसी भी प्रकार से कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, पेंशन उसके स्पाउस को दिया जाएगा और अगर स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो बचा हुआ जो धनराशि है उसके बच्चों को या फिर उसके घर में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति होंगे उसे प्रदान कर दिया जाएगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। वह पॉइंट नंबर 4 है, क्योंकि जब भी आप रिटायरमेंट होंगे तो आपको रिटायरमेंट के समय 60% राशि एनपीएस में प्रदान की जाएगी, जो कि यूपीएस में नहीं दी जाएगी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यूपीएस का। जो 2-3 ड्रॉबैक है जिस कारण से हमें यूपीएस का चयन नहीं करना चाहिए। साथियों, अगर पेंशन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो यूपीएस बहुत ही सही है, लेकिन अगर आप अपने अमाउंट के बारे में देखते हैं तो अमाउंट के बारे में बहुत ही कम मात्रा में आपको अमाउंट प्रदान किया जाएगा, जिस कारण से कुछ बिंदु ऐसे हैं जहां पर एनपीएस हमारे लिए यूपीएस से ज़्यादा कारगर साबित होगा। इस कारण से जो अधिकतर सरकारी कर्मचारी हैं वो यूपीएस की वजह एनपीएस का ही चयन करना चाहते हैं। बाकी मैंने आपको सभी बिंदु के बारे में डिटेल से बताया है और अगर कोई भी बिंदु छूट जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेलवे से जुड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।